Good morning, students. Today start the next lecture of machine design. In last lecture, we are complete the design terminology in stress, and today is start from factor of safety. फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? जब हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं उसके लिए हम मटेरियल चूज़ करते हैं, तो हमने जो उसे शेप दी है, जहाँ उसकी जो हमारी डिमेंशन है, वो जितना हम उस पर काम करना है उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेंथ ले पाएगी। तो हम जो स्ट्रेंथ वहाँ चाहिए, जो फोर्स क्रिएट होगा, हम उससे ज़्यादा मान के चलते हैं कि बीच में कहीं हमारा फ्रैक्चर ना हो जाए, उस पर हम ज़्यादा जो हमारा लोड है वो सहन कर सके। तो देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। Through the designer consider all possible forces responsible for the stresses a component, yet there is always possible of the some unaccount forces will may be causes excessive stress on the component, ultimately resulting them to failure. जब डिज़ाइनर कोई भी जो फोर्सेस हम लगे हैं उसको सभी को ऑल पॉसिबल फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल है, जो उस पर क्रिएट हो सकते हैं, उसे कंसीडर करता है। तो पॉसिबल सन अकाउंटेबल फोर्स विच बी काजेस एक्सेसिव स्ट्रेस। कुछ टाइम लिए किसी टाइम पे जो हमारे पास एक्सेसिव जो ज़्यादा फोर्सेस उस पर पड़ जाते हैं किसी प्रॉब्लम के ड्यू टू फ्रिक्शन कारण, तो रिजल्टिंग किया हमारा जो वो है डिज़ाइन फेल हो सकता है, फेलियर हो सकता है। देयरफॉर इसको कवर एवरी केयर टू टेकन नॉट टू लोडेड ए कंपोनेंट विच मे बी स्ट्रेस टू बी वैल्यू क्लोजर द अल्टीमेट स्ट्रेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। इसलिए हम एवरी केयर टेकन नॉट लोडेड दी कंपोनेंट, हम केयर करते हैं भी जो भी कंपोनेंट है ज़्यादा वो हमारा लोडेड ना हो, उस पर ज़्यादा फोर्सेस ना हो। विच वे भी स्ट्रेस वैल्यूज क्लोजर टू अल्टीमेट स्ट्रेस, उसके अल्टीमेट स्ट्रेस के क्लोजर हम उसको लेके चलते हैं। देयरफॉर वेरी केयर टू टेकन ड्यूरिंग द ऑपरेशन which may stress values closer ultimate stress during the operation. Hence, in the general factor of safety is defined as the ratio of maximum stress to the working stress. जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर स्ट्रेस ओवर वर्किंग स्ट्रेस है जो उस पर वर्क कर रही है, जो उस पर फोर्सेस लग रही हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेस उसकी कितनी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS मैक्सिमम स्ट्रेस बटा वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस, जिसके मैक्सिमम स्ट्रेस उसकी कितनी है बटा उसके ऊपर फोर्स कितनी लगनी है। जो हमने मटेरियल चूज़ किया है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस कितना सहन कर सकता है स्ट्रेस, बटा जो उस पर हम कंपोनेंट जिसके लिए बनाए हैं तो वहाँ कितनी फोर्स क्रिएट होगी, वर्किंग स्ट्रेस और डिज़ाइन स्ट्रेस। द पॉइंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्ट मेन पर्टिकुलर डिज़ाइन डिपेंड। मेन हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं? पहला, टाइप ऑफ लोड टू द कंपोनेंट सब्जेक्ट टू नेचर ऑफ लोड। मेन हम पहले बात ध्यान में रखते हैं कि उसका टाइप ऑफ लोड, जो उस पर लोड लगा रहा है किस टाइप का है, टॉर्शन है, बेंडिंग है, टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, किस तरह का उस पर लोड लगेगा। सेकेंडली, द एनवायरनमेंट of the components, presence of the corrosive एटमोसफियर पे वहाँ हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ज़्यादा हीट वाला है, कोल्ड है, जहाँ ओपनली एनवायरनमेंट है, क्रोजिव भी हो सकता है मटेरियल। जे चीज़ें होंगी तो वो मटेरियल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगी, उस चीज़ का भी ध्यान रखता है डिज़ाइनर। थर्ड है द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, इकोनॉमिक एंड
परमिसिबल बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट डिजायर टू दी मैन्युफैक्चर, डिग्री ऑफ उस कंपोनेंट में एक्यूरेसी कितनी है, हम कितना हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको बना रहे हैं, कितना एक्यूरेट है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, रिलायबल इकोनॉमी एंड परमिसिबल बिहेवियर उसका अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन है जब हम उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी यूज, अब किस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं। सबसे मेन बात क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ फैक्टर सेफ्टी एफओसी रेंज कितनी होती है 2 से 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने हैं 2 से 10 लेके चलते हैं हम, 2 से लेके 2 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जे कम हो गया तो मतलब हम मटेरियल उसके अकॉर्डिंग नहीं यूज़ कर रहे। जो 10 से ज़्यादा हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल, जो ज़्यादा अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारी उसकी क्या कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कौन कौन से फैक्टर ऑफ जड़े हैं वो हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चले उसको कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है मैक्सिमम और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। पहला मैक्सिमम, जहाँ इसे बोलते देते हैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, जहाँ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इट इज कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द कंपोनेंट ड्यूरिंग द टेंशन टेस्ट बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंपोनेंट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग मैक्सिमम लोड कैरिड, मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड कैरी कर सकता है बाय द कंपोनेंट ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट के जरिए हम चेक करते हैं कि कितने से ज़्यादा जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कितना लोड उठा सकता है बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंपोनेंट। जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे मैक्सिमम लोड बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम लोड P ओवर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सेकंड है वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस, द स्ट्रेस यूज्ड इन द प्रैक्टिकल डिजाइन इज टर्म्ड एज वर्किंग स्ट्रेस। जो हमने प्रैक्टिकल दे विच असलीयत दे विच हमने डिज़ाइन बनाया है, उसकी डिज़ाइन किया, उसकी वर्किंग स्ट्रेस कितनी है। इट इज़ आल्सो नेम्ड बाय सेफ स्ट्रेस, इसे सेफ स्ट्रेस भी बोल देते हैं हम, अलाउएबल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। इट इज़ कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस कितनी है बटा उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने आपको पहले बताया है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस, तीसरा फैक्टर केड़ा अफेक्ट करता है हमारे पास, ब्रेकिंग स्ट्रेस। इट इज़ दी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द लोड एट टाइम ऑफ फ्रैक्चर और ब्रेकिंग। वो लोड जब हम डिवाइड किसके करते हैं, जब ब्रेकिंग के टाइम पर, फ्रैक्चर के टाइम पर बटा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ब्रेकिंग के टाइम पर जब हमारा मटेरियल ब्रेक होता है उस टाइम हमारा लोड कितना है, उसे क्या बोलते हैं, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ और ये एंड ब्रिटल दोनों द हमारे पास किया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्रिटल एंड नॉर्मल मटेरियल। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, दोनों के लिए फैक्टर अफेक्टिंग द सेफ्टी फॉर डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल लाइक माइल्ड स्टील, जो हमारा डक्टाइल मटेरियल है, where the yield point is clearly defined as the factor of safety is based upon the yield point stress in such cases। factor of safety डक्टाइल मटेरियल में कहाँ डिपेंड है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, यील्ड पॉइंट पर हमारी स्ट्रेस कितनी है बटा वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस। जो हमने जो कंपोनेंट तैयार करना उस पर कितनी स्ट्रेस होगी वो वाली वर्किंग स्ट्रेस,
और डिजाइन स्ट्रेस बट यील्ड स्ट्रेस पॉइंट स्ट्रेस बटा वर्किंग और डिजाइन स्ट्रेस। इन ब्रिटल केस मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, जो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है जिसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम ब्रिटल मटेरियल बोल देते हैं। द यील्ड पॉइंट इज नॉट वेल डिफाइंड एज द डक्टाइल मटेरियल, देयरफॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल इज बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेस इन सच केसेस। कुछ केसां दे विच, बहुत सारे केसां दे विच की है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस बटा वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस बटा वर्किंग स्ट्रेस। तो ये था हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित कौन कौन से फैक्टर करते हैं। सेकंड है जर्नल डिजाइन कंसीडरेशन। मेन जर्नल अपन नॉर्मली डिजाइन बनाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। पहला क्या है, मोशन ऑफ पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कास्ड बाय द लोड। उसका मोशन कैसा है, लीनियर है, टॉर्शनली है, कैसा मोशन है और उस पर कौन कौन सी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगी। द ऑपरेशन ऑफ द मशीन डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स टू हैव रिक्वायर्ड मोशन so that the load on the machine components act in several way due to the internal stresses are set up। उसके लोड अकॉर्डिंग कौन सा मोशन हम, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, रोटरी मोशन है, तो जो उसके मोशन के हिसाब से उसके इंटरनल स्ट्रेस जो क्रिएट हो गए उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। उसके हिसाब से हम क्या कंसीडर करते हैं, टाइप मोशन किस टाइप का है, जो हम कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं, जो हम मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें मोशन कौन कौन सा लगेगा, रेसिप्रोकेटिंग है, रोटरी है, एंगुलर मोशन है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो सेकंड क्या है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल की सिलेक्शन है जो बहुत हद तक हमें ये डिज़ाइन को प्रभावित करती है। फॉर ए डिज़ाइनर इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल and their behavior under working condition of so that right material selected। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भी जो भी डिज़ाइनर है हमारा डिज़ाइन कर रहा है कंपोनेंट को, किसी को, मशीन को, तो उसे ये नॉलेज मटेरियल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी की उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड है फ्रॉम एंड साइज ऑफ कंपोनेंट। उसे डिज़ाइन साइज का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो फैक्टर हम करते हैं साइज। वाइल द डिजाइनिंग एंड मशीनिंग कंपोनेंट्स फार फ्रॉम एंड साइज, इसका साइज का होवे। इट इज़ एसेंशियल टू नो द फोर्सेस विल बी कंपोनेंट सस्टेन एंड द एंटीसिपेट ऑफ बाय सडन अप्लाइड इम्पैक्ट लोड मे बी काजेस फेलियर। उसे हमें पता होना चाहिए, अटेंशन टू नो फोर्सेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कंपोनेंट सस्टेन एंड एंटीसिपेट, जो सहन कर सकता हो, सडनली अप्लाइड लोड को भी सहन कर सकता हो। जैसे उसे क्या, सडनली अप्लाइड लोड को क्या बोल देते हैं, इम्पैक्ट लोड। अचानक से जैसे हम कितने हमारी शाफ्ट किसी वजह से, बेरिंग की वजह से रुक जाए, तो पीछे से तो हमें पावर मिल रही है, वो क्या हो गया, अफेक्ट एकदम से उस पर लोड डल गया। फोर्थ है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। लॉस ऑफ पावर ड्यू टू फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अकर्स। जो पावर का लॉस होता है, फ्रिक्शन कितनी है, दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन का हमें रेजिस्टेंस अकर, मेन दो चीज़ों के बीच में रेजिस्टेंस है जो, उसके कारण जो हमारे पास फर्दर द फ्रिक्शन वाइल स्टार्टिंग द हायर देन द रनिंग फ्रिक्शनल, देयरफॉर इट इज अटेंशियल टू द केयरफुल अटेंशन ड्यूरिंग द डिजाइन गिवन द लुब्रिकेशन ऑल सरफेस मूव टू contact with other where rotating, sliding, rolling is provided। हमें ध्यान रखना चाहिए जब दो सरफेस एक दूसरे से कंटेक्ट होती है तो कौन सी रोलिंग में है, स्लाइडिंग में है, तो उसका हमें लुब्रिकेशन का भी खास ध्यान रखना पड़ता है।
फिफ्थ है कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकली फेलियर्स इन डिज़ाइन द operating features of the machine like starting controlling and stopping lever should be located on the basis of convenient handle। हमें जो है मशीन डिज़ाइन करनी है उसमें हम डिज़ाइन करते समय उसे चलाने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए, स्टॉप करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर जगह लोकेट होनी चाहिए। शुड बी लोकेटेड बेसिस कन्वीनियंट, जो हमारे वर्कर के लिए कन्वीनियंट हो। ऐसे नहीं है भी हम उसका स्विच और लीवर कहीं दूर लगा दें तो वहाँ जॉब को छोड़कर वो वहाँ जाना पड़े। इससे साथ हमारा दोनों चीज़ का एक कन्वीनियंट थकावट हो सकती है वर्कर, दूसरा उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इकोनॉमिकली भी अफेक्ट करती है। 6 पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड पार्ट्स। हमेशा हम द यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड पार्ट्स इज़ रिलेटेड टू द कॉस्ट as the cost of standard or stock parts is only of the fraction of the cost similar part made be order। जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड साइज यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम डायामीटर शाफ्ट 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, अकॉर्डिंग टू जो हमारे मार्केट में स्टैंडर्ड साइज मिलते हैं। नहीं तो हम क्या, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। जब हम उस मटेरियल को बाज़ार से लगेंगे तो दोबारा उसे हम उसकी फिटिंग करनी पड़ेगी तो उस पर कॉस्ट आएगी। उसका ध्यान रखना चाहिए जो भी हम उस पर डिमेंशन यूज़ करें वो स्टैंडर्ड साइज हो, जो कि आराम से हमारे मार्केट से मिल जाए और चेंज स्टॉक में हम रख सकें और चेंज हो सके। 7th है सेफ्टी ऑफ द ऑपरेशन। ए डिज़ाइनर शुड ऑलवेज प्रोवाइड सेफ्टी डिवाइस फॉर द सेफ्टी ऑफ operator and safety device should be no way interface with the operation of the machine। हमेशा क्या डिज़ाइनर को चाहिए कि वो सेफ्टी ऑपरेशन यूज़ करे, सेफ्टी का, वर्कर की सेफ्टी का, मशीन के इंटरफेस का सेफ्टी का, वो प्रॉपर ध्यान रखा जाए मशीन के अंदर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। 8th है वर्कशॉप फैसिलिटी। डिज़ाइनर मस्ट नो the limitation of the employer and workshop facilities so as avoid the necessity having work done some order workshop to sometimes it becomes necessary to plan, supervise the workshop operation and draft method to costing and machining special part। डिज़ाइनर को हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है, उसके जो हमारा अंपायर होता है उसके कहे अनुसार हमारे पास रिस्ट्रिक्शन तो होती है। वो ध्यान रखना चाहिए कि वर्कशॉप में कौन सी मशीन होनी चाहिए तो हम अपना ऑपरेशन को कंप्लीट कर सके, और लेआउट उसका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इजीली जो हम एक मशीन से दूसरी मशीन तक अप्रोच कर सके, हम मटेरियल को हैंडल कर सके। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है एक अच्छे डिज़ाइनर ने। number of article to be manufactured। A designer while design the machine must consider the number of article to be manufactured। A designer while design a machine, जब कोई भी डिज़ाइनर मशीन को डिज़ाइन करता है मस्ट बी कंसिडर नंबर ऑफ आर्टिकल, उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल कितने यूज़ हो गए टू बी मैन्युफैक्चर, वो मशीन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करेगी। इफ़ ओनली फ्यू आर्टिकल्स आर टू बी मेड, जो मशीन कुछ ही आर्टिकल बनाती है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर नॉट जस्टिफाइड अनलेस द मशीन इज लार्ज और सम स्पेशल डिज़ाइन एज स्मॉल ऑर्डर डज नॉट परमिट एनी अनड्यू एक्सपेंसेस टू द वर्कशॉप प्रोसेस, सो द डिजाइनर शुड सजेस्ट दैट द स्पेसिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम स्टैंडर्ड पार्ट्स। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। An important consideration in design is to be cost। सबसे मेन पार्ट है कॉस्ट का, डिज़ाइनर को खास ध्यान रखना होता है। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ऑफ द आर्टिकल उसका खास ध्यान रखना होता है भी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। देयरफॉर द एम टू डिज़ाइनर डिज़ाइन द इंजीनियरिंग अंडर द ऑल कंडीशन टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू मिनिमम। डिज़ाइनर को क्या रखना हो, मिनिमम कॉस्ट में हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए।
11th है असेंबली। ए मशीन इज assembled as an function is before a machine assembly as the until before it function। कोई भी मशीन असेंबल है जो हमारी फंक्शन तो पहले द लार्ज जूंट आर असेंबल्ड इन द शॉप। हमें क्या शॉप में जो लार्ज जूंट होता है हमारा वहाँ असेंबल होती है। दी टेस्टेड एंड देन ट्रांसपोर्ट, फिर असेंबल्ड होती है उसके बाद टेस्टेड होती है भी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट टू दी प्लेस ऑफ सर्विस, जहाँ उसने काम करना है वहाँ पे भेजा जाता है। द फाइनल लोकेशन ऑफ द मशीन इज इम्पोर्टेंट, देयरफॉर द डिजाइनिंग इंजीनियर एंटिसिपेट एग्जैक्ट लोकेशन एंड लोकल फैसिलिटी ऑफ एक्ट्रैक्शन। मेन होता है भी लोकल फैसिलिटी उसे प्रोवाइड हो जाए। तो ये चीज़ों का हमें क्या ध्यान रखना होता है, दी कंसिडरेशन ऑफ डिज़ाइन, जनरल डिज़ाइन क्रिएशन, मेन चीज़ों का हम ये ध्यान रखते हैं। उसके बाद आ गया इंजीनियरिंग मटेरियल, जो हम इंजीनियरिंग मटेरियल यूज़ करते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। द नॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, किसी भी डिज़ाइनर को इंजीनियरिंग मटेरियल की हमारी नॉलेज होनी चाहिए। देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टी मस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें से जो ज़्यादा ज़रूरी है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए। वाइल डिज़ाइनिंग ही शुड मेक ए मशीन एलिमेंट फॉर सच ए मटीरियल विच हैज़ प्रॉपर्टी सूटेबल फॉर द कंडीशन ऑफ ऑपरेशन। मेनली जब हम शुड बी मेक, जब हम कोई मशीन बनाने लगते हैं हमें पता होना चाहिए भी जो जिस कंडीशन में मशीन ने काम करना है, जो हम उसका मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सही है या सूटेबल है या नहीं। फर्दर द डिज़ाइनिंग, फर्दर ए डिज़ाइन इंजीनियर बी फेमिलियर विद, इसका मेन मकसद है भी इंजीनियर जो डिज़ाइन इंजीनियर उसको पता होनी चाहिए दी इफेक्ट विच भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड हीट ट्रीटमेंट हैव मटीरियल, के पास कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, सबसे पहली क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल दोज विच आर एसोसिएट विद द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड आर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल्स to resist the mechanical force and load for the engineering point of view, selection of them for this। जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल सिलेक्शन में होती है भी हमारे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं उसके अनुसार ये सूटेबल है या नहीं है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, फर्स्ट इलास्टिसिटी, सेकंड प्लास्टिसिटी, थर्ड मेलेबिलिटी, फोर्थ कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, पहला इलास्टिसिटी, दूसरा प्लास्टिसिटी, तीसरा मेलेबिलिटी, चौथा डिक्टिलिटी, पांचवा टफनेस, सिक्स है हार्डनेस, सेवंथ रेजिलेंस, एट्थ फटीग, नाइन्थ क्रीप, टेंथ टेंसिटी, 11th स्ट्रेंथ, 12th स्टिफनेस, 13th ब्रिटलनेस, 14th मशीनेबिलिटी, 15th फ्यूजेबिलिटी। ये मेन 15 प्रॉपर्टीज़ हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी है ये 15 जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आ जाते हैं हम इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल चेंज इट्स शेप व्हेन लोड इट अप्लाइड ओवर it becomes back into the original shape when the load is removed is known as elasticity. It may be noted the steel is more elastic than rubber. इलास्टिसिटी क्या होता है? किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल चेंज द शेप, अपनी शेप जब उस पर लोड लगता है तो वो अपनी शेप को चेंज कर ले, अप्लाइड ओवर कम्स, जब लोड को हम रिमूव करते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो हम जो हमारी स्टील की है इलास्टिसिटी मोर है किसके से? रबड़ से। ये ध्यान रखना, हम खींच के देख सकते हैं भी रबड़ से ज़्यादा इलास्टिसिटी है, नहीं, हमारी स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है रबड़ से। सेकेंड है प्लास्टिसिटी। It is the property of the material due to which can be converted into the desired shape so as make it suitable for use for the various engineering works. ऐसा मटेरियल जो हम उसे शेप दे सकें, कोई भी मटेरियल हमने उसे, हमारे पास एक बार है, बार को हमने उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है तो मैकेनिकल प्रोसेस से हम उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकें, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। थर्ड है मैलेबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल वर्च्यू विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। वो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी की है, उस मटेरियल का हम उसको कंप्रेस करके हम उसकी शीट बना सके, थिन पतली पतली शीट के रूप दे सके, तो उसे क्या, उस मटेरियल की क्या है? मैलेबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? मैलेबिलिटी। फोर्थ है डक्टिलिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू विच वी कैन ड्रा इनटू वायर्स एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। किसी मटेरियल को हम उसकी वायर बना सकते हैं तो उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कौन से हो जाती है? डक्टाइल, पतली पतली तारों में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डक्टाइल प्रॉपर्टी। फिफ्थ है टफनेस। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए मेटल इज एबल टू विदस्टैंड बाइंडिंग और टॉर्शन अंडर द हायर स्ट्रेसेस भी रिपीटर। हम वो मटेरियल को हम घुमा सकें, बेंड कर सकें तो उसमें फ्रैक्चर ना आए, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? टफनेस। टफनेस डिक्रीज व्हेन मटेरियल इज हीटेड। टफनेस उसकी डिक्रीज कब होती है? जब उस मटेरियल को हम हीट करते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच enables to resist the surface penetration। वो मटेरियल जब हम पिंच करते हैं किसी चीज़ में, जैसे हम लकड़ में करते हैं तो कोई भी कील करते हैं तो वो पिंच हो जाती है उसमें, तो आयरन में करते हैं तो नहीं होती। जे उसकी क्या है प्रॉपर्टी? की हार्डनेस प्रॉपर्टी, भी मटेरियल कितना हार्ड है हमारा। रेजिलेंस, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है? रेजिलेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी, it is the property of the material which able to store energy as resistance shock and impact shock। the property of desirable material used for the spring। कोई भी मटेरियल जो हम अनइम्पैक्ट सडन लोड के साथ वो क्या हो सकता है? हमारा रेजिस्ट हो सकता है, एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ठीक है, तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिलेंस। मेनली ये प्रॉपर्टी कहाँ काम आती है? जो उस मटेरियल के हम स्प्रिंग बनाते हैं। तो एट्थ है फटीग। व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस इट फेल्स एट स्ट्रेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। सच टाइप ऑफ फेलियर मटेरियल इज कॉल्ड फटीग। नेक्स्ट है हमारा क्रीप। When a part is subjected to constant stress at high temperature
for a long period of time to undergo to a slow and permanent deformation. This phenomena is called creep. It is the consider a design like engine, boiler and turbines. When a part of subjected constant stress is high temperature be long period of time. जब किसी भी मटेरियल पे हाई टेम्परेचर कांस्टेंट सेम लोड जो किसी हाई टेम्परेचर में लॉन्ग पीरियड के लिए रखा जाता है, इट अंडरगोज ए स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन. उसमें चेक करते हैं भी उसमें कितनी डिफॉर्मेशन हुई है मटेरियल में, स्लो एंड परमानेंट कितनी चेंज आई है. दिस फिनोमेना को क्या कहते हैं? क्रीप. इट इज़ द कंसीडर कहा डिज़ाइन में कंसीडर किया जाता है जब हम बॉयलर को बॉयलर डिज़ाइन करते हैं, टरबाइन डिज़ाइन करते हैं, उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है. 10th है टेनेसिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस ब्रेकेज व्हेन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंसी. जब हम किसी भी मटेरियल को जस्ट बिफोर ब्रेकेज होने से रोकता है, व्हेन जब हम इस पर पुल करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो इसके क्या कहते हैं? टेंसिटी. स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ रेजिस्ट द एक्शन एंड द एक्सटर्नल फोर्स विदाउट ब्रेकेज ऑफ यील्ड. उसकी स्ट्रेंथ कितनी है मटेरियल की, एबिलिटी टू रेजिस्ट, कितना फोर्स को रेजिस्ट करता है एक्शन जब उस पर फोर्स लगा है, उससे क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ. उसके बाद आ गया स्टिफनेस. स्टिफनेस is the property of a material due to which resists the deflection on the application of the external force. external force को आप resist करता है डिफ्लेक्शन करने से. मॉड्यूलस इलास्टिसिटी मेजर ऑफ द स्टिफनेस. स्टिफनेस को मेजर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से. ब्रिटलनेस. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोजिट द डक्टाइल. डक्टाइल मटेरियल के उल्ट होता है. जो मटेरियल होता है उसको हम वायर नहीं मैलेबल के अपोजिट होता है डक्टाइल. आप इसकी वायर नहीं बना सकते, इसे खींचकर हम ड्रान करके वायर नहीं बना सकते, ये फ्रैक्चर हो जाता है. ये है इसकी प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. मशीनेबिलिटी. इट इज़ द प्रॉपर्टी टू मटेरियल वर्चुअल विच कैन बी इजीली कट प्रोड्यूस डिजायर शेप एंड साइज. वो मटेरियल जो हमारा इजीली कट हो सके, हम इजीली कट सकें, सरफेस फिनिशिंग प्रॉपरली आ रहे, कटिंग कर सकते हैं, उसे मटेरियल की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मशीनेबिलिटी. नेक्स्ट है फ्यूजिबिलिटी. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल वर्चुअल विच बिकम्स फ्लूइड देन हीटेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वर्चुअल विच बिकम्स फ्लूइड व्हेन हीटेड टू द पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो ये थी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. तो स्टूडेंट्स आज के लिए लेक्चर काफ़ी लंबा चला गया, तो यहीं स्टॉप करते हैं. तो थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे. थैंक यू.